हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक जो है सी प्लस प्लस पे सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। लेक्चर नंबर 3। तो सी प्लस प्लस में आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक ऑब्जेक्ट का मेमोरी एलोकेशन कैसा होता है। तो मेमोरी एलोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मेमोरी एलोकेशन फॉर एन ऑब्जेक्ट। जाहिर है फ्रेंड, एक क्लास के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, लेकिन बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट बनते हैं वो बहुत सारे ऑब्जेक्ट के अंदर में कुछ डेटा मेंबर्स होते हैं, कुछ मेंबर फंक्शंस होते हैं, लेकिन उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो क्लास बताता है। जैसे मान के चलिए एक क्लास ले लिए, क्लास ए, जिसके अंदर में int a, b दो वेरिएबल लेते हैं और पब्लिक विजिबिलिटी मोड हम लेते हैं, और यहाँ पे void get अंडरस्कोर ab हम ले लिए फंक्शन, void put अंडरस्कोर ab और एक फंक्शन ले लिए, और इसको हम लोग कुछ डिफाइन किए और क्लास को यहीं पे बंद कर दिए। और फिर हम लोग क्या करेंगे, मान के चलिए void मेन के अंदर में हम a का ob1, ob2, ob3 तीन ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट का मेमोरी एलोकेशन कैसा होगा? तो तीन ऑब्जेक्ट्स तो बनेंगे, ob1, ob2, ob3। तो इन तीनों के अंदर में ये जो वेरिएबल्स हैं, जिसको हम बोलते हैं क्लास वेरिएबल और वी कैन से इंस्टेंस वेरिएबल, ये इंस्टेंस वेरिएबल इन तीनों ऑब्जेक्ट के अंदर में होंगे। ठीक है, लेकिन ये जो मेंबर मेथड है, मेंबर फंक्शन जो है, ये मेंबर फंक्शन जो होंगे वो गेट अंडरस्कोर void get अंडरस्कोर ab, void put अंडरस्कोर ab, ये जो दो फंक्शंस हैं, ये जो है ये कॉमन होंगे तीनों के लिए। मतलब ये इसका मेमोरी एलोकेशन जो है ये एक ही बार होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट का मेमोरी एलोकेशन अलग अलग हुआ है। इन तीनों के अंदर में a और b, a और b, a और b बोल के वेरिएबल है, लेकिन मेंबर फंक्शन जो है उसका मेमोरी एलोकेशन एक ही बार हुआ है। और इन सब ये सब ऑब्जेक्ट जो है, ये सब ऑब्जेक्ट ये गेट ab और पुट ab फंक्शन को एक के बाद एक कॉल कर सकता है। तो मेमोरी एलोकेशन एक बार होगा और हर एक ऑब्जेक्ट इसको यूज कर पाएगा अपना डेटा स्टोर करने के लिए या डेटा डिस्प्ले करने के लिए। इसका मतलब यह होता है, एक्चुअली में देखा जाए मेमोरी एलोकेशन तो वेरिएबल ही कर रहा है ऑब्जेक्ट के अंदर, और ये वन टाइम मेमोरी एलोकेशन कर रहा है, और इसको जब कॉल किया जाएगा तभी ये मेमोरी एलोकेट करेगा, उसके बाद नहीं करेगा। जब कोई ऑब्जेक्ट इसको कॉल करेगा तब मेमोरी एलोकेशन होगा, तब वैल्यू वो फंक्शन रन होगा, उसका वैल्यू डिस्प्ले होगा। तो इसका मतलब ये होता है ये तीन ऑब्जेक्ट मेमोरी एलोकेशन कर रहा है, उसके अंदर में ये वेरिएबल्स ही मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट के अंदर। तो ऑब्जेक्ट के अंदर में कितना बाइट का मेमोरी एलोकेशन होगा? अगर इंटीजर है तो 4 बाइट 4 बाइट 4 बाइट, टोटल 12 बाइट का मेमोरी एलोकेशन हुआ। तो इससे दोस्तों हमको यह समझ में आया कि एक मेमोरी एलोकेशन ऑब्जेक्ट का कैसा होता है। बेसिकली क्लास तो मेमोरी एलोकेट करता नहीं है सी प्लस प्लस में, लेकिन ऑब्जेक्ट मेमोरी एलोकेशन कर रहा है, लेकिन फंक्शन एक ही बार मेमोरी एलोकेट करता है और उसको हर एक ऑब्जेक्ट कॉल कर सकता है, उसका एक ही कॉपी बनता है। यहां तक हमको लगता है आप लोग क्लियर हो गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं, और आज का विषय जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक।
तो स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होते हैं? C++ की बात करें तो स्टैटिक वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो कि ऑब्जेक्ट के अंदर में मेमोरी एलोकेशन नहीं करता है, वो ऑब्जेक्ट के बाहर में मेमोरी एलोकेशन करता है। जो इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं वो सब ऑब्जेक्ट के अंदर मेमोरी एलोकेशन करते हैं। स्टैटिक वेरिएबल ऑब्जेक्ट के बाहर मेमोरी एलोकेशन करता है। फायदा क्या है? अगर हम इंस्टेंस वेरिएबल बनाते हैं और इंस्टेंस वेरिएबल दो बनाए, मान के चलिए int a, b, तो ये दो वेरिएबल हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर में होगा। मान के चलिए अभी इसके पहले डिस्कस के 3 ऑब्जेक्ट हम बनाए थे, तो तीनों में 4-4 बाइट का मेमोरी एलोकेशन हो गया। अगर हम उनमें से कोई एक वेरिएबल को स्टैटिक बना देते हैं तो ऑब्जेक्ट के अंदर में कितना वेरिएबल रहेगा? खाली एक। तो टोटल कितना बाइट का मेमोरी एलोकेशन करेगा हर एक ऑब्जेक्ट? 2-2 बाइट का। कुल मिला के 6 बाइट होगा, 3 ऑब्जेक्ट है तो। और स्टैटिक वेरिएबल जो बनेगा वो खाली 1-2 बाइट का मेमोरी एलोकेशन करेगा। कुल मिलाकर कितना हो गया? 8 बाइट। तो स्टैटिक वेरिएबल लेने का फायदा यही है कि उसका एग्जिस्टेंस थ्रू आउट प्रोग्राम रहता है। बाय डिफॉल्ट वैल्यू इसमें 0 असाइन होता है। आप चाहे तो उसमें बाय डिफॉल्ट वैल्यू कुछ अलग भी रख सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट वैल्यू इसमें अगर हम कुछ वैल्यू देते नहीं है तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू वो 0 असाइन कर लेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, रियल टाइम एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं। जैसे मान के चलिए हमको रांची से जमशेदपुर जाना है। रांची से हमको दिल्ली जाना है। तो रांची से दिल्ली जाना है तो मान के चलिए हम एक ट्रेन का टिकट काटे। तो ट्रेन का जो हम टिकट काटे, वो टिकट काटने के बाद मान के चलिए 445 सीट्स थे। मेरे टिकट काटने के बाद वो 444 सीट्स हो जाएंगे। 445 थे, 444 हो गए, और वो हमको भी दिखेगा। और जितने लोग रिजर्वेशन करने जाएंगे उसके बाद उनको वही वैल्यू दिखने वाला है, अपडेटेड वैल्यू। तो वो वैल्यू क्या है? वो स्टैटिक वैल्यू है, क्योंकि वो आउटसाइड द ऑब्जेक्ट एलोकेट हुआ है। कैसे? हम लोग जितने भी लोग पैसेंजर होंगे जो हमको उस दिन में हमको रांची से दिल्ली जाना हो, तो उस समय में जितने भी लोग वो उस ट्रेन में चढ़ेंगे या टिकट काटेंगे वो सब ऑब्जेक्ट कहलाएंगे, और उन सब ऑब्जेक्ट को वही एक्चुअल वैल्यू, मॉडिफाइड वैल्यू दिखेगा। अगर कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट उसको मॉडिफाई करता है तो वो मॉडिफाइड वैल्यू जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा हर एक ऑब्जेक्ट को। हमको लगता है ये क्लियर हुई है, और आगे चलकर देखते हैं कि कैसे प्रोग्राम इसका बनता है। इस प्रोग्राम से आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा कि किस हिसाब से स्टैटिक वेरिएबल का मेमोरी एलोकेशन होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हैश स्टैटिक वेरिएबल। हैश इंक्लूड हैश include iostream .h हैश include conio.h। क्लास ले लेते हैं a, उस क्लास के अंदर में int नंबर हम ले लेते हैं, बोल के एक वेरिएबल ले लिए। ये हो गया इंस्टेंस वेरिएबल। और एक स्टैटिक int काउंट बोल के वेरिएबल ले लिए। ये स्टैटिक वेरिएबल हुआ। ये मेमोरी एलोकेशन क्लास के अंदर में नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये क्लास के स्कोप में तो है, स्कोप में है, इसीलिए ऑब्जेक्ट इसको एक्सेस कर पाएगा, लेकिन ये क्लास के मतलब ऑब्जेक्ट के बाहर मेमोरी एलोकेशन करेगा। इसीलिए ये तो हुआ डिक्लेरेशन, और उसको डिफाइन क्लास के बाहर में हमको करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पब्लिक विजिबिलिटी मोड लेते हैं, और पब्लिक विजिबिलिटी मोड लेने के बाद यहाँ पे void get count अंडरस्कोर काउंट हम ले लेते हैं, एक फंक्शन बना देते हैं, और यहाँ पे नंबर इक्वल्स टू ए बोल के वेरिएबल ले लेते हैं। ये ए वैल्यू जो है नंबर में वैल्यू असाइन करेगा। यहाँ पे int ए बोल के वेरिएबल गेट काउंट में हम पास कर रहे हैं। अब काउंट
प्लस प्लस होगा, जब भी वैल्यू इंसर्ट होगा तभी प्लस प्लस होगा। ठीक है। अब void put अंडरस्कोर काउंट, ये फंक्शन जो है ये काउंट को डिस्प्ले करेगा। सी आउट काउंट इज इक्वल्स टू काउंट एंड यहां पे ब्रैकेट क्लोज कर दिए। अब यहाँ पे क्लास में हम खत्म कर देते हैं। दो फंक्शन को इनसाइड हम बना दिए पब्लिक विजिबिलिटी मोड में। आप लोग को प्रीवियस क्लास में बता ही दिए थे तो कि ऑब्जेक्ट जो एक्सेस करता है पब्लिक को, पब्लिक मेंबर्स को, और पब्लिक मेंबर एक्सेस करता है प्राइवेट मेंबर्स को। तो स्टैटिक मेंबर जो है वो तो मेमोरी के मतलब आपके ऑब्जेक्ट के बाहर मेमोरी लोकेशन करेगा, लेकिन ये जो है ये आपका ऑब्जेक्ट के अंदर मेमोरी लोकेशन करेगा। तो यहाँ पे स्टैटिक जो वेरिएबल है उसको हमको डिफाइन करना होगा। स्टैटिक को डिफाइन करने के लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले रिटर्न टाइप देना होगा int, फिर क्लास नेम है a, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर काउंट। ये हो गया आपका डेफिनेशन पार्ट, आपका मेमोरी एलोकेशन पार्ट। ये इनिशियलाइजेशन था, ये डेफिनेशन पार्ट हुआ, मेमोरी एलोकेट हुआ। ये बता रहा है कि ये काउंट जो है बेसिकली ए क्लास के अंदर में डिफाइन है, इसका डेटा टाइप है इंटीजर टाइप। और इसका मतलब ये होता है कि इसका स्कोप तो इस क्लास के अंदर नहीं है, मतलब इसका ऑब्जेक्ट एक्सेस कर पाएगा, लेकिन मेमोरी एलोकेशन आउटसाइड द ऑब्जेक्ट ही होगा। आते हैं void main। अब यहां पे ए का तीन ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ob1, ob2, ob3। तीन ऑब्जेक्ट हम बना दिए। और ये तीन ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हम अब क्या करेंगे, क्लियर स्क्रीन ले लेते हैं, CLR SCR क्लियर स्क्रीन, और फिर ob1 डॉट पुट काउंट, पुट अंडरस्कोर काउंट हम डिस्प्ले करेंगे। ob2 डॉट पुट अंडरस्कोर काउंट हम डिस्प्ले करेंगे। ob3 डॉट पुट अंडरस्कोर काउंट हम डिस्प्ले करेंगे। ऐसा क्यों किए, देखने के लिए कि ob1 और ob2 और ob3 के अंदर में क्या क्या वैल्यू होंगे। ठीक है, तो आते हैं। तो तीन ऑब्जेक्ट बना है, ob1, ob2, ob3। काउंट बोल के एक अलग मेमोरी बन गया है। इसका एड्रेस मान लेते हैं 1000, इसका एड्रेस है 2000, इसका एड्रेस है 3000, इसका एड्रेस मान लेते हैं 4000। काउंट बोल के वेरिएबल है। और हम बता दिए थे कि स्टैटिक वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसमें बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 असाइन होता है जब भी हम डिफाइन करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट इसमें 0 है। अब ob1 के थ्रू हम पुट काउंट को डिस्प्ले करेंगे, पुट काउंट को डिस्प्ले करेंगे। तो ob1 डॉट पुट काउंट को डिस्प्ले करते हैं, तो पुट काउंट क्या डिस्प्ले करेगा, काउंट का वैल्यू काउंट। ठीक है, तो काउंट का वैल्यू क्या डिस्प्ले होगा पुट काउंट के थ्रू, 0। क्यों 0? क्योंकि काउंट के अंदर में क्या है, 0 है। फिर ob2 डॉट पुट काउंट, ऑब्जेक्ट 2 के थ्रू पुट काउंट को हम कॉल कर रहे हैं, ob2 डॉट पुट काउंट। तो इसका मतलब क्या होगा, ये पुट काउंट फिर से डिस्प्ले होगा। पुट काउंट क्या डिस्प्ले करेगा, काउंट। काउंट का वैल्यू क्या है, 0। वैसे ob3 डॉट पुट काउंट 0। यहां तक क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, ob1 डॉट गेट अंडरस्कोर काउंट, ob2 डॉट गेट अंडरस्कोर काउंट
ob3 डॉट गेट अंडरस्कोर काउंट, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पास कर देंगे। एक में 100 पास करते हैं, एक में 200, एक में 300। जब हम ऐसा करेंगे ob1 डॉट गेट अंडरस्कोर काउंट, तो गेट काउंट कॉल होगा जिसमें 100 पास हुआ, नंबर में आया 100, उसको कौन कॉल किया है, ob1। तो ob1 जब कॉल किया है तो गेट काउंट को कॉल किया, तो नंबर में आया 100। इसका मतलब ये a जो 100 था वो नंबर में आ गया, तो इसका मतलब ob1 के अंदर में जो a है उसमें 100 आ गया, मतलब नंबर जो है, नंबर ये तो नहीं है, नंबर है, ये तो पैरामीटर है। फिर ob2 डॉट गेट काउंट, फिर यहाँ पे आया 200, तो 200 असाइन हुआ नंबर में, ob2 कॉल किया है तो नंबर में 200। ob3 डॉट गेट काउंट, नंबर में 300 आया। लेकिन एक चीज गौर कीजिएगा, जब ob1 डॉट गेट काउंट कॉल हुआ है तो ये 100 पास हुआ है, यहाँ पे 100 पास हुआ है, a में 100 था वो नंबर में असाइन हुआ, हो गया। यहाँ पे काउंट इंक्रीमेंट हुआ है, तो काउंट जब इंक्रीमेंट हुआ है तो पहला केस में काउंट बन गया 1। फिर ob2 डॉट गेट काउंट 200 पास हुआ, यहां पे आ गया नंबर में 200 असाइन हो चुका है, काउंट प्लस प्लस हुआ, काउंट बन गया 2। ob3 डॉट गेट काउंट ये हो गया 300 नंबर में असाइन हुआ, हो चुका है, काउंट प्लस प्लस, काउंट का वैल्यू हो गया 3। तो ये एक चीज गौर करने वाली बात है कि काउंट का वैल्यू इरेज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इसका एग्जिस्टेंस थ्रू आउट प्रोग्राम है। जब ob1 डॉट गेट काउंट कॉल हुआ तो काउंट का वैल्यू इंक्रीमेंट हुआ, वो 0 से 1, लेकिन 0 पहले से था उसमें, फिर 1 से हुआ 2, जब दूसरा ऑब्जेक्ट कॉल किया तो उसमें पहले से 1 था, इसीलिए 2 हो गया। तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे वैल्यू इरेज नहीं हो रहा, ये एग्जिस्ट कर रहा है थ्रू आउट प्रोग्राम। तो अब तो काउंट का वैल्यू कितना है, 3 है। तो इसके बाद अगर हम डिस्प्ले करते हैं ob1 डॉट पुट अंडरस्कोर काउंट, ob2 डॉट पुट अंडरस्कोर काउंट, ob3 डॉट पुट अंडरस्कोर काउंट, तो इस केस में बार बार ये काउंट कॉल होगा। ob1 डॉट पुट अंडरस्कोर काउंट, तो काउंट का वैल्यू को क्या दिख रहा है, 3 ही डिस्प्ले होगा। ob2 डॉट पुट अंडरस्कोर काउंट किए, फिर भी 3, क्योंकि 3 अपडेटेड वैल्यू है, वो हमेशा अपना मॉडिफाइड वैल्यू ही दिखाएगा। और ob3 डॉट पुट अंडरस्कोर काउंट किए, 3 दिखाएगा, क्योंकि काउंट में क्या है, 3 है। और एक चीज गौर करने वाली बात है, अगर ये सिंपल स्टैटिक नहीं होता, सिंपल आईएनटी काउंट होता, तो कितना बाइट का मेमोरी एलोकेशन होता। अभी अगर स्टैटिक है तो इसमें 2 2 4 2 6 टोटल 6 बाइट का मेमोरी एलोकेशन हुआ है। लेकिन अगर ये स्टैटिक नहीं है, आईएनटी काउंट सिंपल है, तो काउंट भी इसके अंदर आ गया, इन तीनों के अंदर काउंट भी आ गया। तो 2 2 बाइट और 2 2 6 दूनी प्लस 6 बाइट हो गया 12 बाइट। और अगर ये स्टैटिक है तो क्या हो गया, अगर ये स्टैटिक है तो काउंट इसमें नहीं है, काउंट नहीं है तो 6 बाइट तो है, प्लस ये 2 बाइट को जोड़ दो, टोटल मिला के हो गया 8 बाइट। तो इसमें मेमोरी का भी हमको फायदा हो रहा है, मेमोरी भी बच रहा है स्टैटिक लेने से, और ये काम भी हो रहा है कि हम अगर कुछ ऐसा ग्लोबल टाइप का वेरिएबल हमको बनाना हो जिसमें कि मतलब हर एक ऑब्जेक्ट उससे डेटा ले और उसको मॉडिफाई कर सके, जैसे सीमाफोर ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, वैसे केस, तो हम बोल सकते हैं कि हम उसको स्टैटिक बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। यहां पे पुट काउंट में हम यहां पे सी आउट और एक डिस्प्ले करते हैं नंबर इज इक्वल्स टू नंबर।
अब नंबर इज इक्वल टू नंबर अगर हम डिस्प्ले करते हैं तो आप गौर कीजिएगा, ob1 डॉट पुट काउंट जब कॉल हुआ तो यहाँ पे पहले नंबर डिस्प्ले होगा, उसको कॉल कौन किया ob1, तो ob1 में क्या वैल्यू है 100, पहला 100 होगा, फिर काउंट का वैल्यू क्या होगा 3, ठीक है, इसको भी छोड़ दीजिए, ये तो पहला नंबर डिस्प्ले था। ob2 डॉट पुट काउंट अगर कॉल किए पहले नंबर डिस्प्ले होगा 200, इसका वैल्यू 3। ob3 डॉट पुट काउंट अगर हम कॉल करते हैं तो नंबर का वैल्यू क्या होगा 300 और वैल्यू होगा 3। तो इसका मतलब यह है ऑब्जेक्ट के अंदर में जो वैल्यू है वो भी हमको डिस्प्ले हो गया और जो एक्चुअल मॉडिफाइड वैल्यू था आपका स्टैटिक मेंबर वेरिएबल में वो भी हमको दिखे। तो इसका की पॉइंट क्या है? की पॉइंट यही है कि अगर हम स्टैटिक कोई भी वेरिएबल्स को बनाते हैं तो उसमें बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 असाइन होता है और वो हमेशा का मॉडिफाइड वैल्यू को दिखाता है और वो थ्रू आउट प्रोग्राम एग्जिस्ट करता है और उसका मेमोरी एलोकेशन ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं होता है, ऑब्जेक्ट के बाहर मेमोरी एलोकेशन होता है। ये 4 पॉइंट आप याद रखिएगा और दोस्तों हम समझते हैं कि ये 4 पॉइंट अगर याद रखते हैं तो आप स्टैटिक कीवर्ड को अच्छा से डील कर लीजिएगा। और ये बेसिकली सी में भी है, C++ में भी है और जावा में तो बहुत ज्यादा ही है। और एक बात है, इसके बाद स्टैटिक फंक्शन भी आता है। तो स्टैटिक फंक्शन की अगर बात करें तो स्टैटिक फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसके अंदर हम खाली स्टैटिक वेरिएबल को भी रख सकते हैं, स्टैटिक वेरिएबल्स को ही रख सकते हैं, ठीक है। और सिंपल जो फंक्शन है उसमें हम क्या रख सकते हैं, स्टैटिक वेरिएबल भी रख सकते हैं और सिंपल वेरिएबल भी रख सकते हैं। लेकिन अगर स्टैटिक फंक्शन की बात करें तो उसके अंदर में खाली स्टैटिक वेरिएबल ही होगा। और एक बात है, स्टैटिक फंक्शन अगर बना लिए तो स्टैटिक फंक्शन का भी मेमोरी जब उसको कॉल किया जाएगा उसका मेमोरी एलोकेशन तो होगा ही, लेकिन उसका मेमोरी एलोकेशन ऑब्जेक्ट से लिंकअप नहीं रहेगा। लेकिन ऑब्जेक्ट से लिंक नहीं रहेगा इसका सेंस यही है कि ऑब्जेक्ट के थ्रू हम कॉल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो क्लास का तो फंक्शन है, क्लास का मेंबर है, लेकिन ऑब्जेक्ट के अंदर में तो मेमोरी एलोकेशन नहीं ना कर रहा है। जब ऑब्जेक्ट के अंदर में मेमोरी एलोकेशन नहीं कर रहा है तो उसको हम ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल नहीं कर सकते हैं, उसको हमको कॉल करना होगा क्लास का नाम के थ्रू। अगर मान के चलिए हम इस फंक्शन को स्टैटिक बना दिए तो ये स्टैटिक अगर बन गया तो मान के चलिए नंबर हम हटा दिए, ये काउंटर लगा दिए, ऐसा काम कर दिया, तो ये स्टैटिक फंक्शन हो गया। तो ये अगर स्टैटिक फंक्शन हो गया है तो स्टैटिक फंक्शन का मतलब क्या होगा कि इसको अगर हमको कॉल करना हो तो हमको इस हिसाब से कॉल करना होगा, क्लास नेम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर गेट अंडरस्कोर काउंट, ऐसे हमको कॉल करना होगा। तो क्लास नेम के थ्रू कॉल होगा क्योंकि वो तुम्हारे उस क्लास का मेंबर तो है लेकिन मेमोरी एलोकेशन आउटसाइड द ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो इसीलिए वो क्लास नेम से कॉल होगा। ऐसा सिंपल फंक्शन सर ऑब्जेक्ट नेम से कॉल होता है, ऑब्जेक्ट डॉट ऑपरेटर फंक्शन नेम। हमको लगता है ये क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और आगे चलकर आप लोगों को और भी हम नॉलेज शेयर करेंगे। धन्यवाद।